हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। सदन। देखिए, सदन क्या होता है? सदन वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय जलवाष्प जल या बर्फ के कणों में बदल जाती है। यानी सदन वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय जलवाष्प जल या बर्फ के कणों में बदल जाती है, और यह वाष्पीकरण को जो है ठीक विपरीत प्रक्रिया है। यानी वाष्पीकरण के ये ठीक विपरीत प्रक्रिया है, यानी ऑपोजिट प्रक्रिया ये। जब किसी संतृप्त वायु का तापमान उष्मांक से नीचे गिरता है तो वह वायु अपने अंदर उतनी आर्द्रता धारण नहीं करती है जितनी वह पहले धारण किए हुए थी। तो ये बात महत्वपूर्ण है। जब किसी संतृप्त वायु का तापमान उष्मांक से नीचे गिरता है तो वह वायु अपने अंदर उतनी आर्द्रता धारण नहीं करती है जितनी पहले धारण किए हुए थी। अंततः आर्द्रता की अतिरिक्त मात्रा तापमान जिस पर सदन होता है के अनुसार जल की सूक्ष्म बूंदों या बर्फ कणों में बदल जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाती है। यदि क पॉइंट की बात करें तो ये साफ करता है कि सदन की प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक है, तो कैसे प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सदन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। कहते हैं वायु का तापमान दो स्थिति में कम होता है। वायु का तापमान दो स्थिति में कम होता है। एक तो जब जल स्वतंत्र रूप से बहती वायु किसी अधिक ठंडी वस्तु के संपर्क में जाती है। यानी एक तो जब स्वतंत्र रूप से बहती हुई वायु किसी अधिक ठंडी वस्तु के संपर्क में जाती हो, तब ये आती है प्रक्रिया। दूसरी स्थिति होती है जब वायु ऊंचाई की ओर उठती है। यानी वायु जब है ऊंचाई की ओर उठेगी। सदन धुआं, नमक तथा धूल कणों के चारों ओर होती हैं, क्योंकि ये कण जलवाष्प को अपने चारों ओर सदित होने के लिए आकर्षित भी करती है, और इन कणों के आर्द्रता गाही केंद्र कहलाते हैं। यानी आर्द्रता किसे क्या कहलाते हैं? गाही केंद्रक कहलाते हैं। जब किसी वायु की सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है तो थोड़ी सी ठंड होने पर ही तापमान उष्मांक से नीचे आ जाती है। यानी देखा जाए कि जब किसी वायु की सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है तो थोड़ी सी ठंड होने पर ही तापमान उष्मांक से नीचे आ जाती है। लेकिन जब किसी वायु की अपेक्ष आर्द्रता कम होती है तथा वायु के तापमान अधिक होती है तो उस वायु के तापमान को उष्मांक से नीचे अधिक ठंडा होने पर ही लाया जा सकता है। इस प्रक्रिया सदन की गति एवं मात्रा वायु की अपेक्ष सांद्रता तथा उसके ठंडा होने की दर पर निर्भर सदैव करती है। कहते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट यही कहता है सदन जलवायु के छोटे छोटे जल कणों या हिम कणों में बदलने की एक प्रक्रिया है। यानी सदन जलवाष्प के छोटे छोटे कणों या हिम कणों में बदलने की एक प्रक्रिया होती है। सदन जब तब होता है जब किसी वायु का तापमान उष्मांक से कम हो जाता है या नीचे गिर जाता है तथा यह वायु की सापेक्ष आर्द्रता और ठंडे होने की दर पर निर्भर करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। उसके पश्चात दूसरा पॉइंट जो है सदन के रूप में। आखिर सदन के रूप में कैसे? सदन दो परिस्थितियों में होता है। प्रथम, जब उष्मांक हिमांक बिंदु या जीरो से कम होता है, तथा दूसरा स्थिति में तब होता है जब हिमांक बिंदु से अधिक हो। यानी जब कम होता है, या दूसरी स्थिति जब हिमांक बिंदु से अधिक हो। तो इस सदन को रूपों में दो वर्गों में रखा जा सकता है। पहला वर्ग जो होगा हमारा उष्मांक के हिमांक बिंदु के नीचे तापमान होने पर। यानी उष्मांक के हिमांक बिंदु से नीचे होने पर क्या होता है? उस समय पाला होता है, हिम होता है, और कुछ प्रकार के बादले बनते हैं। तो ये तब होता है जब हिमांक बिंदु से नीचे तापमान होते हैं, यानी कहते हैं हिमांक बिंदु से नीचे, यानी फ्रीजिंग पॉइंट। दूसरी बात आती है जब ओस, धुंध, कोहरा, कुहासा तथा कुछ प्रकार के बादल उष्मांक के हिमांक बिंदु से ऊंचे तापमान पर बनने वाले रूप होते हैं। यानी ये ऊंचे तापमान बनते हैं, जबकि ऊपर वाले जो होते हैं नीचे तापमान पे कौन कौन से बनते हैं? नीचे तापमान पे पाला, हिम
और कुछ बादल बनते हैं। किस पे? नीचे तापमान पे। और जो ऊंचे तापमान पे बनते हैं वो क्या बनते हैं? ओस, धुंध, कोहरा, कुलासा और कुछ बादल भी बनते हैं इसके अंतर्गत। कहते हैं साधारण स्वरूपों में स्थान के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी स्थान के आधार पर वर्गीकृत करना जरूरी है। उदाहरण के लिए धरातल पर या प्राकृतिक पदार्थ जैसे घास का पेड़, पौधों की पत्तियां या भूतल के पास वायु में अथवा क्षोभ मंडल में कुछ ऊंचाई पर, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। यहाँ पर पहला पॉइंट आता है ओस। अब देखिए ओस का क्या प्रक्रिया होता है। जब वायुमंडलीय नमी संघनीय होकर जल बिंदुओं के रूप में ठोस पदार्थों को ठंडी धरातल जैसे घास, पेड़ पौधों की पत्तियां तथा पत्थरों पर जमा हो जाती है, तो उसे ओस कहते हैं। यानी देखा जाए तो ओस क्या कहते हैं? जब वायुमंडलीय नमी संघनित होकर जल बिंदु के रूप में ठोस, यानी बिंदु के रूप में ठोस पदार्थों को जो ठोस धरातल पर जैसे घास पर, पेड़ पौधों पर, पत्तियों पर, पत्थरों पर जो जमा हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? ओस कहते हैं। और ओस के रूप में साधन तब होता है जब आकाश साफ हो, हवा न चल रही हो तथा ठंडी रातें, वायु की अपेक्षा आर्द्रता अधिक हो, और इस दशा में पार्थिव विकिरण अधिक तीव्रता से होती है तथा ठोस पदार्थ इतने ठंडे हो जाते हैं कि उनके संपर्क में आने वाली वायु का तापमान उष्मांक से नीचे गिर जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वायु की अतिरिक्त आर्द्रता इन पदार्थों पर जल बिंदुओं के रूप में जमा हो जाती है, और ओस तब बनती है जब उष्मांक हिमांक से अधिक होती है। ओस बनने की प्रक्रिया को देखा जा सकता है जब रेफ्रिजरेटर में रखी पानी की बोतल से एक गिलास में पानी डालने से गिला की ठंडी बाहरी सतह उसके पास की वायु के तापमान पे उष्मांक के नीचे गिरा देती है, जिससे वायु की अतिरिक्त नमी गिलास की सतह पर छोटी छोटी बूंदे के रूप में जमा हो जाती है। तो आप इस लैंग्वेज को नहीं समझ सके, सिंपली बात है कि आप क्या कीजिए, गिलास लीजिए शीशे वाली यानी कांच का गिलास लीजिए और बर्फ़ के जो है गिलास में डाल दीजिए और उसको रूम टेम्परेचर पर रखिए। आप कुछ समय बाद क्या देखिएगा, जो गिलास के बॉल होते हैं उस पर आपको छोटे छोटे पानी के बूंद नज़र आएंगे। तो इसका मतलब है ये उष्मांक को रिप्रेजेंट करता है, और ये आप एक्सपेरिमेंट अपने घर पे भी कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको समझना के लिए ये प्रक्रिया आप कर सकते हो। तो ये काफ़ी आसान था, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है पाला। देखिए ऊपर बताई गई परिस्थिति में जब उष्मांक हिमांक बिंदु के नीचे होता है तो अतिरिक्त नमी बर्फ के अति सूक्ष्म कणों में बदल जाती है, यानी जो है नमी बर्फ के अति सूक्ष्म कणों में बदल जाती है, इसे ही पाला कहते हैं। तो पाला समझ गए होंगे कि परिस्थिति उष्मांक हिमांक बिंदु के नीचे होता है तो अतिरिक्त नमी बर्फ के अति सूक्ष्म कणों में बदल जाती है, इसे ही हम पाला कहते हैं। यानी पौधों को पाला मार देती है, ठंड से खराब हो जाता है। और इस प्रक्रिया में वायु की नमी प्रत्यक्ष रूप में बर्फ के छोटे छोटे कणों में बदल जाती है। सदन का यह रूप खेतों में खड़ी फसलें जैसे आलू, मटर, अरहर, चना आदि के लिए हानिकारक होती है। तो मैंने बताया भी है कि ये फसलों के लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है पाला, और पाला पड़ने से आलू हो, मटर हो, अरहर हो, चना हो, उसमें काफ़ी हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता है, और ये सड़क यातायात के लिए भी काफ़ी कठिनाई पैदा कर देता है। उसके पश्चात है धुंध और कोहरा। देखिए धुंध और कोहरा क्या है? जब सदन पृथ्वी तल के निकट की वायु में छोटे छोटे जल बिंदुओं के रूप में होता है और यह जल बिंदु वायु में तैरते रहते हैं तो इसे धुंध कहते हैं। और धुंध में दृढ़ता 1 किलोमीटर से अधिक होती हो और 2 किलोमीटर से कम होती है, लेकिन जब दृढ़ता 1 किलोमीटर से कम होती है तो इसे सदन के रूप को कोहरा कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि धुंध कैसे बनती है। जब पृथ्वी तल के निकट की वायु में छोटे छोटे जल बिंदु के रूप में होते हैं और ये जल बिंदु वायु में तैरते हैं तब धुंध बनती है। जब ये जल बिंदु जो है वायु में तैरते हैं, आपको पता होगा कि रेनबो कैसे बनती है। जब रेन होती है और कुछ बूंदें जो होती है आकाश में ही तैरने लगती है, जब उसमें सूरज की रोशनी पड़ती है तो रेनबो बनती है। उसी प्रकार धुंध भी जब वायु में, जब नमी में जो है जल बिंदु तैरने लगती है तो इसी कारण जो है धुंध का रूप धारण कर लेती है। लेकिन ये जो होती है 1 किलोमीटर से अधिक और 2 किलोमीटर से कम ही दृश्यता दिखाई देती है। लेकिन जब दृश्यता 1 किलोमीटर से कम हो जाती है तो इसे हम कोहरा का नाम दे देते हैं। अब देखिए
धूम और कोहरा क्या होता है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया। धूम कोहरा एक विशेष प्रकार की कोहरा है जो धुआं, धूल और कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य धुआं द्वारा प्रदूषित कर दिया जाता है। यानी देखा जाए तो प्रदूषण के कारण ही धूम कोहरा का निर्माण होता है। और वो कौन कौन से होते हैं? धुआं हो, धूल हो, कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो और अन्य धुआं आदि प्रदूषित कर दिया जाता है। और धूम कोहरा बड़े बड़े नगरों और औद्योगिक केंद्रों में अक्सर पाए जाते हैं और इसका लोगों की आँखों और श्वसन प्रक्रिया पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और इससे आंखें खराब होने की और श्वसन क्रिया खराब होती है। तो ये काफ़ी ही नुकसानदायक मनुष्य के लिए होती है। उसके पश्चात है बादल। देखिए बादल क्या प्रक्रिया यहाँ करती है। वायुमंडल में तैरते हुए हम जल बिंदुओं, बर्फ के कणों अथवा विभिन्न आकार के धूल कणों के साथ दोनों के मिश्रित झुंड को बादल कहते हैं। यानी धूल कणों के साथ बर्फ के कणों को जो मिश्रित झुंड होते हैं उसी को ही बादल कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ऊपर जो बादल होती है उसमें जल बिंदु भी होते हैं, बर्फ के कण भी होते हैं और धूल कण भी होती हैं। तो इसी को ही बादल कहते हैं। एक बादल में जो है 0.60.01 से लेकर 0.02 मिमी से लाखों कण हो सकते हैं। 1,00,000 कणों के बादल में इसकी मात्रा 10वें भाग के बराबर जल तथा बर्फ के कण हो सकते हैं। बादलों के सामान्यतः उनके रूप या आकृति तथा ऊंचाई के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है और इन दोनों विशेषताओं के मिलने से बादलों का निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे यहाँ दर्शाया गया है। पहला पॉइंट है निम्न मेघ। ये बादल धरातल से 2000 मीटर की ऊंचाई तक बनते हैं और स्थानीय मेघ से इस परिवार का प्राथमिक मेघ है जो निम्न परंतु धरातल से ऊपर कोहरे के सामान्य परतों की आकृति वाला होता है। स्तरीय कपासी मेघ निम्न भूरी परतों वाला गोलाकार होता है और ये पंक्तियाँ झुंड या हड़कदार रूप से व्यवस्थित होता है। वे बादल जो अर्ध रूप से विकसित होते हैं इसके दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक कपासी और एक कपासी वर्षा मेघ। कपासी मेघ सघन गुंबदाकार एवं सपाट आधार वाले होते हैं और ये ही बढ़कर कपासी वर्षा वाले मेघ बन जाते हैं। इसका मुख्य विकास बादल के नीचे स्थित उत्तर तरंग की शक्ति एवं बादल बनते समय छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बात रखता है। कपासी वर्षा मेघ से ठीक नीचे से देखने पर पूरा आकाश बादल से भरा दिखाई देता है तथा वर्ष तरीय निम्बोस्टेस यानी मेघ की तरह दिखाई देता है और निम्बोस शब्द का अर्थ उस मेघ से होता है जिसे तेज वर्षा होती है और यह लैटिन की भाषा से लिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रखता है। कहते हैं मध्य मेघ ये बादल 2000 से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई के मध्य बनते हैं और इस वर्ग में ऊंचाई कपासी मेघ यानी अल्टो कॉलम्स या उच्च स्तरीय मेघ यानी अल्टो स्ट्रेटस शामिल है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर देखें हम उच्च मेघ के ऊपर, तो उच्च मेघ इन बादलों के निर्माण में 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर होता है और इसमें पक्षाभ यानी सर्कस, पश्चाप सत्री सर्कस स्ट्रेटस, पक्षाभी कपास यानी सिक्रोकलस मेघ शामिल होते हैं, जैसे कि चित्र में भी आप देख सकते हो भली भांति। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऊंचाई कपासी, वर्षा स्तरीय, स्वच्छ मौसम कपासी, बादलों का उद्भव, उत्तरी स्तरीय कपासी मेघ सब कुछ दर्शाया गया है। तो कुछ इसी तरह से बादल का निर्माण होती है। ये ऊंचाई तथा आकृति के अनुसार बादलों के यह प्रकार दर्शाया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण डायग्राम है जिसको आपको समझना चाहिए और ये जो टॉपिक था बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था। इसमें हमने हर एक बात को विस्तार पूर्वक चर्चा किया, यहाँ तक कि डायग्राम को भी एनालाइज किए, उसके बारे में हमने जाना, बहुत कुछ हमने समझा। ठीक है, अगर ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में कमेंट करना भी नहीं भूलना। अगर इसमें कुछ गलतियाँ दिख रही है, कुछ आपको गलत लगा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और अच्छा लगा है तो भी कमेंट कर सकते हो, क्योंकि इससे बनाने वाले का मन प्रोत्साहित होता है और आपके लिए अच्छे से अच्छे करने का सदैव मन में भावना बना रहता है। ठीक है, तो कमेंट करना मत भूलना, सजेशन देना है वो भी आप कर सकते हो। इससे काफ़ी आपके लिए ही फ़ायदा होगा
और आपके लिए अच्छे से अच्छे जो है त्रिपाण सेंटर एनालाइज करेगा और उसको अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करेगा, जो आपके फ़ायदे में रहेगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, आपके फ़ायदे में रहेगा। आप सोचते होंगे कि मेरे क्लास जो है +2 ख़त्म हो जाने के बाद या क्लास ख़त्म हो जाने के बाद मुझे त्रिपाण सेंटर की क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो आप गलतफहमी में हो। त्रिपाण सेंटर आपको पता ही है कि 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए वीडियो यह जो है त्रिपाण सेंटर पे उपलब्ध है। और आर्ट्स के सब्जेक्ट जो है बने हैं, साइंस के भी हैं, ठीक है, तो और 10वीं और 12वीं के तो हैं ही हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है आपको समय समय पर त्रिपाण सेंटर का जो है वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। जो आपके फ़ायदे में रहेगा उसको आप सेव कीजिएगा, उसको देखिएगा, या जो आपके बच्चों के लिए या भाई बहन के लिए होगा आप उनको भी दिखा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान की बात है। ज्ञान की बात दिखाना कोई गलत नहीं होता है, ठीक है। और बात रहती है दूसरे बच्चों को शेयर करने की, तो आप जो है यूट्यूब से लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पे कुछ समय के लिए लगा सकते हो। इससे त्रिपाण सेंटर को हेल्प मिल जाता है और दूसरे बच्चों को तक भी ये वीडियो पहुंच जाता है। जिनको देखना होगा वो देखेंगे, जिनको नहीं देखना होगा वो नहीं देखेंगे, लेकिन आपने और मैंने अपना कार्य कर दिया। कहते हैं अपना कार्य करना ही सबसे महत्वपूर्ण तथ्य रहता है। ठीक है, हम अगले वीडियो मिलेंगे, अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। बाय।